पर आज की जो कहानी है, ये कहानी इतनी अजीब है, इतनी हैरान करने वाली है। और कहीं ना कहीं एक पिता जो इस तरह से मजबूर होता है कि उसके साथ जब कोई खड़ा नहीं होता तो अंत में खुद ही पूरे मामले को सुलझा लेता है। कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक जगह लगती है अमेठी। इसी अमेठी में एक थाना है, पीपरपुर थाना। और इसी थाना क्षेत्र में एक गांव है, थुरावा गांव। दरअसल इसी गांव में एक परिवार जिसके मुखिया हरि प्रसाद, उनके बेटे दिनेश, उनकी पत्नी प्रीति, तीनों लोग शुरुआत में रहते थे। अब जो हरि प्रसाद है, उसकी पत्नी शायद मर चुकी थी। बेटा दिनेश है, बहू प्रीति है। हरि प्रसाद को लगता है कि अब जो बेटा है अभी उसकी उम्र ज़्यादा है नहीं, तो मैं ही बाहर जाता हूँ, कमाता हूँ, जो पैसे वगैरह होंगे भेजूंगा, चूंकि अभी बेटे के तो ऐश करने के दिन है, बेटा ऐश करे। बहू भी अभी नई नई आई है, तो घर छोड़ के उसको इस तरह से बेटा कहीं जाए तो ये भी मुनासिब नहीं। लिहाजा जो हरि प्रसाद थे वो चले जाते हैं लुधियाना कमाने के लिए। अब हरि प्रसाद लुधियाना में कमा रहे हैं, जो कुछ पैसा मिल रहा है बेटे को भेज रहे हैं। बेटा भी उस पैसे से अपना ख्याल रख रहा है, अपनी पत्नी का ख्याल रख रहा है। छोटे मोटे काम जो दिनेश था वो भी कर लेता आसपास जो मिलते। बाकी खेती बाड़ी, घर का खर्च, ये सारी चीज़ें चलाना अपने आप में ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो पैसे की जिम्मेदारी पिता उठा रहा था, परिवार में खुशियाँ लाना, लालन पालन करना, सबके मुंह तक निवाला पहुंचाना, ये जिम्मेदारी बेटा ले रहा था। बहू का काम था खाना बनाना, बाकी घर की चीज़ों को संभालना। तो तीनों लोग अपनी अपनी जगह अपने कामों को कर रहे थे। समय गुजरा, शादी के ज़्यादा दिन हुए नहीं थे। अभी महज 1-2 साल पहले ही शादी हुई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे जैसे ही वक्त गुजरा और साल 2023 आया, साल 2023 का फरवरी महीना आता है। फरवरी महीना बीतता है। बीतने के बाद मार्च आता है। मार्च महीने में अचानक से जो दिनेश था उसके बारे में एक र्यूमर उठता है। दरअसल दिनेश के बारे में कहा जाता है कि दिनेश कहीं चला गया है, घर पे दिखाई नहीं दे रहा, शायद कहीं भाग गया है, पत्नी से परेशान था या फिर कोई और बात है। अब इधर दिनेश दिखाई नहीं दे रहा है, उसके बारे में उसकी पत्नी प्रीति से पूछा जाता है। प्रीति कहती है कि किसी काम से बाहर गए हैं। अब 14 मार्च से दिनेश गायब है। प्रीति कह रही कि किसी काम से बाहर गया है। 14 बीता, 15 बीता। अब उधर जो पिता लुधियाने में था वो भी परेशान। पिता फोन कर रहा है कि कहाँ है दिनेश। दिनेश का फोन लग नहीं रहा। बहू को फोन करता है, कहता है कि कहाँ है मेरा बेटा। बहू बताती है कि आपका जो बेटा है किसी काम से बाहर गया है। अब 14 तारीख से गायब था, 15 बीत गया, 16 बीत गया, 17 तारीख होते होते जो पिता है उसका जी अब लुधियाना में लगना बंद हो जाता है। इकलौता बेटा था, बेटे से बात हो नहीं रही, तो पिता भी परेशान। टिकट कटाता है। टिकट कटाने के बाद हजारों किलोमीटर का सफर तय करता है। तय करने के बाद वो आता है, अमेठी पहुंचता है। पहुंचने के बाद घर पे जाता है, फिर पूछता है कि क्या कुछ हुआ था, कहाँ गया। पत्नी कह रही है कि मुझे नहीं पता। अब बेटा गायब है, बहू कह रही है कि मुझे नहीं पता। बाहर निकलता है आसपास के लोगों से पूछने के लिए। अब लोगों से भी पूछताछ करता है तो ऐसी ऐसी बातें इसे पता चलती है जिसे सुन के मानो एक तरह से इसका कलेजा फटने को होता है। दरअसल आसपास के लोग बताते हैं कि आपके बेटे और आपकी बहू में तो संबंध इतने खराब हो गए थे कि इन दोनों ने तो एक दूसरे से तलाक के लिए सुल्तानपुर की अदालत में एक अपील तक डाल दी थी। अब ऐसी खबर जब पिता सुनता है कि उसके पीठ पीछे उसकी बहू और उसके बेटे में इस तरह से खटास, तो उसको भी कुछ समझ नहीं आता। फौरन घर पे जाता है, बहू से पूछता है। पूछने के बाद बहू कहती है कि देखिए आपका जो बेटा है निहायती निकम्मा है, आपके ही पैसे पे खा जी रहा है, इतनी साल इसकी उम्र हो गई, कायदे से इसे भी कमाना चाहिए था। जब तक आप हैं तब तक तो घर का खर्च चल रहा है, कल को अगर आपको कुछ हो गया इस घर का खर्च चलेगा कैसे। आपका बेटा एक नंबर का निकम्मा था, एक नंबर का नालायक था। अब इस पे मैं उसे टोकती थी तो उसे लगता था कि मैं कलेश कर रही हूँ। उसको खुद मेरे साथ नहीं रहना था, तो इसलिए उसने तलाक के लिए अर्जी भी डाल दी। बाकी ये तलाक मैंने तो लिया नहीं, उसने ही अर्जी डाली, सारी चीज़ें खुद ही कर रहा है, मैं क्या ही कर सकती हूँ। अब इसकी बात जब सुनता है तो उसे लगता है कि बेटा सच में निकम्मा है अगर इस तरह से हरकतें कर रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें तो बात की थी, सबसे बड़ा सवाल यही था कि बेटा गया कहाँ।
अब जो हरिप्रसाद था अपने उस बेटे को खोजने के लिए आसपास भटकता है। जहां जहां गांव में जाता तो सारे लोग यही कहते कि उसकी पत्नी प्रीति से पूछो, जरूर उसने कुछ किया होगा, उसे कुछ पता होगा, उसी से परेशान होकर वो गया है। अब पिता बार बार घर पे आता है, फिर पूछता है कि क्या कुछ हुआ। पत्नी कहती कि भैया मुझे नहीं पता कहाँ गया है, क्या गया है, मुझसे तो ज़्यादा बातचीत भी नहीं होती, अपने मन के मालिक थे, अब कहाँ चले गए मुझे पता नहीं। जब पिता हर जगह से खोज के परेशान हो जाता है, जब उसे कहीं से कोई सबूत कोई सुराग नहीं मिलता, तब अंत में पिता जाता है पीपरपुर थाना और एफआईआर करता है। बताता है कि उसका जो बेटा है लगभग 6 दिन से गायब है, 4 दिन से तो मैं ही ढूंढ रहा हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है, कहाँ गया है किसी का कुछ आइडिया नहीं है, कोई रिलेशन में कुछ अंदाजा नहीं। बहरहाल पुलिस वाले ऐसी बात सुनते हैं, सुनने के बाद कायदे से जो पुलिस वाले हर बार करते हैं वही चीज़ इस बार भी उन्होंने की। बस हल्के में मामले को ले लिया, कागज़ पे नोट कर लिया, पिता को समझा बुझा के भेज दिया। पिता वापस बेचारा आता है, आने के बाद सर हाथ पे रख के बैठता है, कहता है कि पता नहीं मेरा लाल कहाँ चला गया। किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, किसी से कोई रंजिश भी नहीं थी, ऐसी भी आदत उसकी थी नहीं कि बिना बताए कहीं चला जाए। शुरुआत में जब पिता को भी लगने लगा कि शायद जो पत्नी है ऐसे ताने देती थी तो हो सकता है कहीं कमाने चला गया हो, लेकिन अब कमाने भी गया है तो कम से कम एक जानकारी तो देनी चाहिए। अब पुलिस भी इधर कुछ मदद कर नहीं रही थी, इधर बेटे का कुछ पता चल नहीं रहा था, गांव वाले भी कुछ इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे थे। अब बेचारा पिता अकेले हर एक घर पे, हर एक उस जगह जा जाके खोज रहा था जहां से कोई सबूत कोई सुराग या फिर बेटे की मिलने की थोड़ी भी गुंजाइश थी। पिता कभी रिलेटिव से पूछता, कभी उसके दोस्तों से पूछता, कभी उस जगह जाता जहां बेटा आए दिन जाता था, कभी उन लोगों से मिलता जिससे बेटा कभी मिलता था, कभी उसके दोस्तों के पास, कभी उन लोगों से भी बातचीत कर लेता जिससे कभी कोई झगड़ा रहा हो। लेकिन हर जगह हाथ पांव मारने के बाद जब कहीं से भी कुछ पता नहीं चला और आए दिन यही ताना मिला कि आपके बेटे और आपकी बहू में संबंध खराब थे, और अब जो कुछ जानना हो तो अपनी बहू से पूछो, उसे ही पता होगा कि क्या कुछ हुआ है क्या कुछ नहीं हुआ। तो अंत में जो पिता है वो भी चिढ़ जाता है। चिढ़ने के बाद घर पे आता है, आने के बाद अपनी बहू को बुलाता है और कहता है कि सच सच बताओ मेरा बेटा कहाँ है। अब 18 तारीख से ये पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। 19 बीत गया, 19 को एफआईआर हुई, 20 बीत गया, 21 तारीख लगातार 4 दिन से जो पिता है वो अपनी बहू से पूछ रहा है कि मेरा बेटा कहाँ है। पति आए दिन यही बात कहती कि मुझे नहीं पता कहाँ गए हैं, मुझे नहीं पता कहाँ गए हैं। मेरी ज़्यादा बनती नहीं थी, कोई चीज़ मुझसे शेयर करते नहीं थे, आप खुद ढूंढ लीजिए, मैं खुद ही परेशान हूँ। 21 तारीख तक यही जवाब उसने रटी रटाई अंदाज में दिया। लेकिन 21 तारीख को जो पिता है हरिप्रसाद, जो थोड़ा सख्त रवैया अपनाता है और थोड़ा सा उसको उकसाता है और कहता है कि तुमने ही कुछ किया है, तुमसे ही संबंध अच्छे नहीं थे, बाकी कोई ऐसा है ही नहीं जिसका मेरे बेटे से कोई रंजिश रही हो, जिसकी कोई दुश्मनी रही हो। तब जाके जो पत्नी है अचानक से गुस्से में आके कहती है कि तुम्हारे बेटे को मैंने मार डाला, मार के मैंने उसको जला दिया, जलाने के बाद उसकी लाश भी ठिकाने लगा दी, एक लाश के नाम पे उसका एक बाल भी नहीं तुम्हें मिलेगा, जाओ मैंने बता दिया, जो कर पाओ कर लो। अब बहू तैस में आके जब ये बात बोलती है, साथ ही कहती है कि गांव के बगल देखो जो पुआल जला है वो पुआल नहीं है, तुम्हारे बेटे की लाश है, जाओ अस्थियां चुन लो, अगर एक आध हड्डी का टुकड़ा भी मिल जाए तो मेरा नाम प्रीति नहीं। सेम यही लाइन प्रीति बोलती है। अब ये लाइन जब उसका ससुर यानी दिनेश का पिता हरिप्रसाद सुनता है तो उसका कलेजा कांप जाता है। एक बार को तो उसको अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि जो बहू कह रही है सही है या गलत है, क्योंकि हो सकता है कि ये तैस में आके कह रही हो। लेकिन अब कोई और चारा भी नहीं था। बेटा, कहा जाता है कि अगर ऊँट खोता है तो आदमी उसे मटके में भी खोजता है। तो महज इसने एक औपचारिक रूप से कि चलो जो कह रही है वहां भी जाके देख लेते हैं, हरिप्रसाद उस पुआल के पास जाता है जहां पे पुआल की राख पड़ी थी। वहां पे जाता है, ऐसे राख में पैर वगैरह मारता है, तभी अचानक से उसके पैर से कोई चीज टकराती है। टकराती भी क्या है, उसके पैर में वो चीज चुभ जाती है। अब चुभती है तो महज चेक करने के लिए क्या चीज है, पिता उस पैर को उठाता है,
कि वे बहू ने तो ऐसे ही कह दिया, अब यहाँ पे आए, लाश राख में पैर मारा और कुछ चुभ ही गया। पैर उठाता है तो जो चीज पैर में चुभी थी उसे देखने के बाद पिता की हवा खराब हो जाती है। उसे फौरन हाथ में लेता है, लेने के बाद आसपास और वैसे सेम तरीके से पैर मारता है। उस चीज को फिर कलेक्ट करता है, कलेक्ट करने के बाद थाना जाता है, लेकिन उसे पता था कि थाने वाले कुछ करेंगे नहीं। उस चीज को उठाता है, उठाने के बाद भाग जाता है एसपी ऑफिस। एसपी साहब के सामने डायरेक्ट उस चीज को ओपन करता है और जो जो चीजें वहां पे मिली थी उन सारी चीजों को दिखाता है। अब एसपी साहब के सामने जो चीज रखी थी उसे देखने के बाद एसपी साहब जो थे वो भी परेशान कि पुलिस को जो चीज ढूंढनी चाहिए थी उस चीज को एक पिता ढूंढ के गमछे में पैक करके लाया है, वो भी इतना बड़ा सबूत और इतना बड़ा सुराग। फौरन एसपी थाने में फोन करता है और कहता है कि जाइए, सबूत भी मिल गया है, बस इसकी बहू को उठाइए और पूरे मामले का खुलासा कीजिए। अब पुलिस जाती है इस हरिप्रसाद के घर पे, जाने के बाद उसकी बहू को उठाती है, साथ ही एक और आदमी जिसका नाम है कमलेश वर्मा उसे उठाती है, सामने बैठाती है और कहती है कि अब सबूत मिल गया और आपने एक बार जुर्म भी कर लिया है, तो कायदे से पूरी कहानी भी बता दीजिए, और नहीं भी बताएंगे तब भी हम कहानी निकलवा ही लेंगे। अब इतनी बात जब प्रीति और कमलेश सुनता है तो सुनने के बाद अब इन्होंने अपनी कहानी बताई, और इस कहानी के हिसाब से जब दिनेश से प्रीति की शादी हुई तो इस शादी से पहले ही प्रीति का कमलेश से अफेयर था। अब शादी तो हो गई, लेकिन जो प्रीति है उसके दिमाग में कमलेश ही कमलेश भरा। इन दोनों की फर्स्ट नाइट होती है, फर्स्ट नाइट होने के बाद थोड़ा सा वक्त गुजरता है और जो सुख या फिर जो संतुष्टि प्रीति को अपने पति से मिलनी चाहिए थी वो संतुष्टि अभी भी उसे कमलेश से ही मिल रही थी। लिहाजा वायरिनी कमलेश से फिर से बात करती है, बात करने के बाद मिलने जुलने लगती है। अब कहते हैं कि इश्क हो या मुश्क हो छुपाए छुपता नहीं है। इस बात की भनक गांव में कुछ लोगों को लगती है कि कोई बाहर गांव का लड़का है, आता है गांव की एक बहू से मिलता है तो गांव में कौतूहल मचा। बात एक आदमी से दूसरे आदमी में, दूसरे आदमी से तीसरे आदमी, और देखते ही देखते पूरे गांव में फैल गई। अब गांव में फैल गई तो गांव में फैलने के साथ दिनेश को भी पता चली कि तुम्हारी जो पत्नी है किसी और के साथ उसके शारीरिक संबंध है। दिनेश घर पे आता है, आने के बाद प्रीति से पूछता है, उसका फ़ोन वगैरह चेक करता है। अब फ़ोन चेक करता है तो उसमें सच में एक ऐसा नंबर मिलता है जो किसी और का था, उस पर घंटों घंटों बात हुई थी। इतना देखने के बाद दिनेश आग बबूला होता है, दोनों में कहा सुनी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। दिनेश कहता है कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो अच्छा नहीं होगा। प्रीति भी मान जाती है, लेकिन फिर से वही बात कि जो सुख उसे पति से मिलना चाहिए था वो सुख वो कमलेश में आज भी ढूंढ रही थी। लिहाजा वो कमलेश से फिर से बात करती है, इन दोनों में फिर से झगड़ा होता है और इस झगड़े का सिलसिला इस कदर तक आगे जाता है कि अंत में जब दिनेश को लग जाता है कि ये नहीं सुधरेगी तो दिनेश ने उसके खिलाफ तलाक की अर्जी कर दी और बता दिया कि मुझे इसके साथ रहना नहीं है। अब तलाक की अर्जी भले ही पड़ी थी लेकिन तलाक हुआ नहीं था, तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ एक छत के नीचे रहना था। अब इधर जैसे ही तलाक की अर्जी पड़ी तो कौन कहे कि प्रीति थोड़ा सा सुधरे। अब उसको तो और ओपन करने का मौका मिल गया कि अब तुम्हारे साथ रहना नहीं है तो खुल के ही करती हूँ। अब प्रीति इसी दिनेश के सामने आए दिन बात करती, आए दिन मिलने बुलाती, और दिनेश चाहे जैसा भी था उसका पति था तो उसे बुरा लगता, वो गुस्सा करता, बहस होती, सारी चीजें होती, और इसी बहस में कई बार ऐसा हुआ कि जो दिनेश था उसने प्रीति के ऊपर हाथ उठा दिया। अब प्रीति के ऊपर जब हाथ उठाता है तो प्रीति आग बबूला होती है, अपने बॉयफ्रेंड कमलेश को बताती है। कमलेश जब सुनता है तो मानो उसका भी गुस्सा सातवें आसमान पे कि उसकी प्रेमिका को किसने और क्यों मारा। पति की हिम्मत कैसे हुई कि अपनी ही पत्नी को मार सके या फिर मेरी प्रेमिका को मार सके। बातों ही बातों में कमलेश कह देता है कि मेरा बस चले तो इसकी जान ही ले लो। कमलेश का इतना कहना था कि प्रीति कहती है कि चलो सच में इसको मार डालते हैं, इसका मन बहुत बढ़ गया है और इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। अब प्रीति भी एग्री कर जाती है, कमलेश भी एग्री कर जाता है, और यहीं से प्लान बनना शुरू होता है दिनेश के कत्ल का। अब कत्ल तो करना था, लेकिन जो दिनेश है अब गांव के बीच में उसका घर और एक अच्छी खासी पर्सनालिटी का मालिक, ऐसे कत्ल करना और लाश ठिकाने लगाना कोई बच्चों का खेल था नहीं, और अगर पकड़े गए तो फिर पूरी जिंदगी जेल में, ये भी पता था। लिहाजा अब ये लोग एक प्लान बनाते हैं।
प्लान बनता है और प्लान को जो एग्जीक्यूट करना था वो डेट मुकर्रर होती है 14 मार्च। कायदे से कहें तो 13 मार्च की रात दिनेश घर पे आता है। आने के बाद सोता है खाना खा के, और इसी खाने में जो प्रीति है वो नींद की गोली मिला देती है। अब नींद की गोली मिलाती है, मिलाने के बाद दिनेश गहरी नींद में सो जाता है। दिनेश सो रहा है, फोन कमलेश को जाता है कि जो शिकार है वो सो चुका है, अब आप आइए इसका कत्ल करते हैं। कमलेश आता है, दोनों लोग अब कमरे के अंदर, सामने दिनेश बेड पे सोया हुआ। फौरन जो प्रीति है वो दिनेश के ऊपर चढ़ जाती है। चढ़ने के बाद थप्पड़ों से मारती और कहती है तुमने मेरे पर हाथ उठाया, तुमने मेरे ऊपर टॉर्चर किया, इस तरह से तुमने जुर्म ढाए, खुद में क्षमता थी नहीं, पत्नी को कुछ रखना आता नहीं, और तमाम बातें जो ये बोल सकती थी उस गुस्से के आवेश में वो बोलती है। अब प्रीति इतना बोल रही है, तब कमलेश कहता है कि गुस्सा बाद में, पहले जिस काम के लिए आए हैं वो कर लेते हैं। अब कमलेश और प्रीति उसका गला दबाते हैं। गला दबा के, चूंकि गहरी नींद में था और शायद इतनी गोली उसके खाने में मिलाई गई थी कि वो बेहोश ही था, उसका कत्ल करते हैं। कत्ल करने के बाद फिर कवायद शुरू होती है लाश को ठिकाने लगाने की। चूंकि वही फिर गांव के बीचों बीच घर, लाश को लेके जाएं तो जाएं कहाँ, शहर का मामला तो है नहीं कि कहीं फेंक दें या फिर कुछ और कर दें। लाश को ठिकाने लगाना था। दोनों लोग घंटों बैठ के सोचते हैं, साथ ही खुश भी होते हैं कि चलो अब कमलेश और प्रीति के बीच कोई आएगा नहीं। एक आध घंटे बीतते हैं और इसी बीच इन दोनों को एक आइडिया आता है। ये अपना गद्दा उठाते हैं, जो कुछ बिस्तर पे बिछा था, उसी गद्दे में कमलेश और प्रीति मिलके जो दिनेश है उसकी लाश को लपेटते हैं। लाश लपेटते हैं, लपेटने के बाद उसको उठाते हैं, थोड़ी दूर लेके जाते हैं। अब गद्दे में लाश थी तो कोई देखता भी तब भी डाउट नहीं करता कि क्या है क्या है। चूंकि खेत का मामला था और गांव का मामला था तो सबको लगा होगा कि कहीं सोने वगैरह जा रहे होंगे, रखवाली करने। वैसे भी रात में कौन ही देखता है गांव में। थोड़ी दूर जाते हैं, वहीं पे पुआल रखा था, उस लाश को उसी पुआल में ठूंसते हैं और पुआल में आग लगा देते हैं। आग लगाते हैं, आग लगाने के साथ साथ वहां से थोड़ी दूरी बना लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि गांव का कोई आए, देखे आग जल रही है, आग बुझाने की कोशिश करे तो हम फंस जाए। अब वहां से दूरी बनाते हैं और साथ ही गांव वाले भी देखते हैं कि पुआल जो है वो जल रहा है। गांव वाले देख रहे हैं पुआल जल रहा है, लेकिन सबके दिमाग में वही बात कि शायद फसल कटी है तो किसी ने अपने खेत को जलाया होगा। घंटों तक लाश जलती रहती है। अब ऐसा था नहीं कि कोई लकड़ी वगैरह है कि लाश एक दो घंटे में जल जाए। तो काफी देर तक जब लाश जली और सुबह होने को आई, तब इन्हें लगता है कि लाश तो जली नहीं और सुबह होने वाली है, और अगर सुबह हो गई और कोई आ गया और जली लाश देखेगा या फिर हड्डी ही देखेगा तो हम फंस जाएंगे। लिहाजा जो कुछ बचा अवशेष था, थोड़ा बहुत कंकाल, खोपड़ी और सीने की हड्डी, ये जलती अवस्था में ही उसको उठाते हैं, उसी बोरे में रखते हैं जो बोरा इन्होंने साथ लिया था। रखने के बाद जाते हैं, जाने के बाद उस गांव से थोड़ी दूर एक नहर है, उसी नहर के पास खोद के दफन कर देते हैं। लेकिन इन्होंने सारे सबूत तो मिटा दिए, लेकिन कुछ चीजें इन्होंने वहां पे छोड़ दी। जैसे हड्डियां तो इन्होंने चुन ली, लेकिन जलने के दौरान कुछ हड्डियां ऐसी थी जो छिटक के इधर उधर हो गई। अंधेरे में इन्होंने ये नहीं देखा। जिस डंडे से इन्होंने शिकार किया था, लाश को मारा पीटा था, यानी दिनेश को, और जिस डंडे से इन्होंने लाश को हिलाया था जलाने के दौरान, उस डंडे को इन्होंने वहां छोड़ दिया। और एक दो और ऐसी छोटी चीज जिनको इन्होंने अनजाने में वहां छोड़ा कि शायद इनसे तो कोई मामला खुलेगा नहीं। और इन्हीं चीजों को जो पिता है जब वहां आता है और उसके पैर में अपने ही बेटे की हड्डी चुभती है, तो उस हड्डी को लेता है और लेने के साथ साथ उस डंडे को और एक दो और चीजें जो उस बेटे से संबंधित थी उसे लेकर एसपी ऑफिस जाता है और ये पूरा मामला निकल के सामने आता है। दोस्तों, अगर सच्चे क्राइम की अनकही कहानियां आपको रोमांचित करती हैं, तो अभी डार्क रियलिटी शोज को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि असली जुर्म की अगली सच्चाई आप मिस नहीं करना चाहेंगे।